हाँ बच्चों, आदर्श क्वांटम के इस चैनल में आज हम पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम। तो सबसे पहले अपवर्तन की घटना का चित्र बनाया जाए। अपवर्तन की घटना का चित्र बना लिया जाए। ये दो माध्यम हुए, इधर कर दो वायु, कोई भी कर दो, और इधर कर दो कांच। इसको हम सघन विरल भी लिख सकते हैं। अब एक प्रकाश किरण यहां आपतित हुई सीमा पृष्ठ पर, मान लो ए और यहां ओ। परावर्तन में भी हम बताए थे, अपवर्तन में भी जहां आपतन बिंदु है तुरंत वहां अभिलंब खींचो आपतन बिंदु पर। तो यहां हम अभिलंब खींच दें। ये अभिलंब हो गया, यन डैश कर दो। ठीक। अब प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है, या कहते हैं विरल से सघन में जा रही है, तो क्या होगा? इसका मार्ग तो पुराना एक हम जो है समझने के लिए बना लें, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। तो क्या हुआ? यहां से ये डॉट डॉट इसकी सीध है, इतना विचलन हुआ है। ये ओ बी कर दो, ये यन सीमा पृष्ठ हो गया। इस बार यहां आपतन कोण होता है, यहां अपवर्तन कोण आर होता है। ठीक, इस तरीके से यह अपवर्तन की घटना का चित्र हो गया, अभिलंब की ओर झुकी है। अब अपवर्तन के दो नियम हैं। एक नियम तो परावर्तन जैसा है कि आपतित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु पर अपवर्तित किरण तीनों एक समतल में होते हैं। यह नियम कहने में थोड़ा सा तुम लोग भ्रम करते हो। जो कहना है वो तो कहना है, चित्र पर ही नंबर मिलता है। इसमें यह समझो कि ब्लैक बोर्ड के तल पर यह आपतित किरण एओ आ रही है, यहां आपतन बिंदु हुआ। ब्लैक बोर्ड के तल पर ही अभिलंब है उसी लेवल में, और बोर्ड के ही लेवल में यह अपवर्तित किरण ओबी भी है। तो इसी को कहा जाता है तीनों एक समतल में। तीनों मतलब आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण, तो तीनों एक समतल में होते हैं। अब इसको लिख दिया जाए, अपवर्तन के नियम। पहला यही हुआ, अपवर्तन के नियम। ठीक, पहला नियम है आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों
एक समतल में होते हैं। ठीक, तीनों कहने का मतलब कि सब एक लेवल में होते हैं। ऐसा नहीं कि आपतित किरण बोर्ड से ऐसे बोर्ड पर सरकते हुई आ रही है, अपवर्तित किरण बोर्ड पर सरके ना कुछ ऊपर उठ जाए, ठीक, या अंदर चली जाए, ऐसा नहीं। ये बोर्ड पर अगर चित्र सबका बना है तो सब अभिलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एक ही लेवल में होंगे एकदम, ठीक, इसी से चिपकी हुई सब है, बोर्ड के तल पर ही सब बने हैं। ये हो गया। इसका न्यूमेरिकल में और जगहों पर कोई खास उपयोग नहीं है इस नियम का। जो अब दूसरा नियम है वही समझो कि तुम्हारे अपवर्तन की घटना का पूरा सारांश है, वही एक कुंजी है। अगर उसी नियम को ढंग से समझ जाओगे, उसको लागू करना समझ जाओगे, पूरा अपवर्तन क्या, पूरा लाइट वाला चैप्टर तुम्हारा उसी पर आधारित है, एक नियम पर। जैसे दर्पण में हमने बताया था कि परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर होते हैं, इसी पॉइंट पर पूरा डिपेंड है परावर्तन का चैप्टर, न्यूमेरिकल थ्योरी सब। उसी तरह से अपवर्तन में के चैप्टर में जो अपवर्तन का दूसरा नियम है उसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। उसी स्नेल के नियम पर अपवर्तन के जितने भी आगे चैप्टर तुम्हारे हैं, प्रिज्म, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, लेंस, सब जगह केवल उसी को समझते रहो, उसी से पूरी बात समझ में आ जाएगी। वो एक तरीके से समझो कि अपवर्तन के पूरे चैप्टरों की कुंजी है, बस वही कुंजी लगा दो, खुल जाता है। अब है क्या वो, ये कहते हैं कि किसी निश्चित रंग के प्रकाश के लिए, अब किसी निश्चित रंग के प्रकाश के लिए क्यों कहा गया, अगर एक रंग न लिया जाए, कई रंग लिए जाएं, और आपतित किरण मान लो लाल रंग की हो गई, अपवर्तित किरण हो गई पीले रंग की, तो हम बताए हैं कि जब माध्यम में प्रकाश किरणें जाती हैं तो सब रंगों की चाल अलग अलग हो जाती है। तो क्या हुआ, मान लो ये लाल लिए हैं और यहां पीली ले लिए, तो अब लाल वाली लाल के साथ ही अपवर्तन के नियम का पालन करेगी, और पीली वाली किरण के साथ ही नियमों का पालन करेगी। इसलिए यहां रंग की शर्त लगा दी जाती है कि एक निश्चित रंग की प्रकाश किरण के लिए, और माध्यम भी दोनों नियत किए जाएं। नहीं किसी ने वायु कांच की बात की तो किसी ने वायु जल की बात की, और कह रहे हैं भाई क्यों, ये अंतर आ रहा है। तो जब माध्यम बदल जाएगा तो भी परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए दो शर्तें इसमें रख दी जाती हैं कि प्रकाश का रंग एक होना चाहिए, आपतित किरण के लिए, अपवर्तित किरण के लिए, और माध्यम भी उस स्थिति में दोनों निश्चित होने चाहिए, तब जो रिजल्ट आएगा वो सही माना जाएगा। तो इसीलिए दो शर्त हो जाती इसमें कि किसी निश्चित रंग के प्रकाश के लिए या निश्चित रंग के तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए, चाहे रंग कह दो और चाहे तरंगदैर्घ्य कह दो, दोनों। तो रंग की ही बात करो, किसी निश्चित रंग के प्रकाश के लिए और किन्हीं दो माध्यमों के लिए दो शर्त, आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात नियत होता है या नियतांक होता है। अब हम लिख रहे हैं दोनों का बटा। नियम नंबर 2 बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर हम लोग ज्यादा काम भी करेंगे पढ़ने में, क्योंकि यहीं से सब बात खुलेगी। एक रंग के प्रकाश के लिए तथा दो निश्चित माध्यमों
के लिए आपतन कोण की साइन व अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात नियतांक होता है। ठीक, अब इसको फिर से समझो। जैसे हमने लाल रंग की प्रकाश किरण लिया और वायु और कांच माध्यम लिया, तो साइन आई आपतन कोण की साइन बटे अपवर्तन कोण की साइन साइन आर का अनुपात निश्चित रहेगा। अब आई का मान बढ़ाओगे तो उसी हिसाब से आर का मान भी परिवर्तित होगा, आई का मान घटाओगे तो उसी हिसाब से आर का मान भी घट के परिवर्तित होगा। एक ही रंग लो, दो माध्यम लिए रहो, भिन्न भिन्न आपतन कोण, भिन्न भिन्न अपवर्तन कोण पर सबके लिए साइन आई बटे साइन आर का अनुपात एक ही मिलेगा। ये नहीं है कि अब हमने इसी स्थिति में आई का मान बढ़ा दिया तो दोनों का बटा क्या होगा, बिगड़ जाएगा, बदल जाएगा। नहीं, आपतन कोण अगर हम बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा अपवर्तन कोण भी बढ़ जाएगा, जिससे साइन आई बटे साइन आर करने पर पहले जैसा दोनों का मान मिले, अनुपात दोनों का पहले जैसा ही मिले, अर्थात वो नियत रहे। ठीक, जैसे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो आपतन कोण बढ़ाते जाओ परावर्तन कोण बढ़ता जाएगा, आपतन कोण घटाते जाओ परावर्तन कोण घटता जाता था। वैसे यहां है, आई में परिवर्तन करोगे तो आर में भी परिवर्तन हो जाएगा और साइन आई बटे साइन आर हमेशा नियत ही बना रहेगा। मान लो 1.5 आ गया तो दोनों का बटा 1.5 हमेशा आता रहेगा, लेकिन रंग ना बदलो और दोनों माध्यम ना बदलो तब। अगर इसमें कोई परिवर्तन किए, कोई दूसरा नियतांक आएगा, साइन आई बटे साइन आर का कोई मान दूसरा मिलने लगेगा। तो ये है। और अब इसको क्या लिखा जाता है, साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। यही पूरा एक समझो कि मामला है अपवर्तन में, इसी से सब बात खुलेगी आगे। यही दूसरा नियम महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या है, पूरा अपवर्तन का चैप्टर इसी पर टिका है। ठीक, इस नियतांक को यन से लिखते हैं और ये क्या होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। ये नियतांक प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। इसे यन से लिखते हैं, यन से लिखते हैं। अब कहने का मतलब कि जो ये स्नेल का नियम है, यही स्नेल का नियम है। यही स्नेल
का नियम है। ठीक, इतनी बातें हो गई। अब ये अपवर्तनांक जो है लिखने का एक अलग तरीका इसमें माना गया है, परिपाटी बनाई गई है। जैसे अपवर्तनांक के लिए यन लिखा जाएगा, ठीक, यन लिखा जाएगा तो यन अपवर्तनांक है किसका? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का। तो यहां कुछ ऐसे संकेत लिखे जाएंगे जिससे हम पता चल जाए पहला माध्यम कौन है, दूसरा माध्यम कौन है। यहां हमने वायु और कांच लिया है। वायु मतलब एयर और कांच मतलब ग्लास। तो यहां लिख देंगे ANG बराबर साइन I बटे साइन R। अब कोई देखेगा तो कहेगा A लिखा गया है तो ये हवा है पहला, और यन अपवर्तनांक के लिए ही है। G लिखा है तो ये ग्लास है। इसका मतलब पहला माध्यम हवा है और दूसरा माध्यम कांच है। हवा से कांच में गई है प्रकाश किरण। आपतन कोण हवा में है और अपवर्तन कोण कांच में है। इसी का उल्टा भी कर सकते हो, पहला माध्यम कांच कर दो, दूसरा माध्यम हवा कर दो। तो ये प्रकाश की उत्क्रमणीयता में, प्रकाश किरणें उत्क्रमणीयता का पालन करती है। ठीक, अब ये उत्क्रमणीयता का नियम क्या है? जैसे प्रकाश किरण इधर से आई, अभिलंब की ओर झुक गई। उत्क्रमणीयता मतलब कि आपस में अदला बदली। अगर हम इधर से प्रकाश किरण इसी अपवर्तित किरण के सीध में ले जाएं तो यहां दूसरे माध्यम में जा रही प्रकाश किरण अब कांच से हवा में जा रही है, तो यहां अपवर्तन हुआ, और ये जो आपतित किरण की दिशा है उसी पर अपवर्तित किरण चली जाएगी। कहने मतलब इधर से लाएंगे तो भी यही मार्ग रहेगा, इधर से ले जाएंगे तो भी ये मार्ग रहेगा। अगर इधर से ले जाएंगे तो R जो है वो आपतन कोण माना जाएगा, I अपवर्तन कोण माना जाएगा। तो यहां क्या होगा? कांच से वायु में जाएगी, GNA बराबर साइन R बटे साइन I। ठीक, इस तरीके से अब ये G पहले लिखा है, A बाद में, तो कहेंगे पहला माध्यम G है, ग्लास है, दूसरा माध्यम हवा है। प्रकाश किरण कांच से हवा में जा रही है, आपतन कोण कांच वाला माना जाएगा, अपवर्तन कोण हवा वाला। तो आपतन कोण R माना गया, R ही ऊपर होता है, मतलब आपतन कोण ही ऊपर होता है, तो R जो है आपतन कोण हो गया। तो उलट के लिखना पड़ा इसके मुकाबले, साइन R बटे साइन I। ये अपवर्तनांक लिखने का तरीका हुआ। अब इसमें एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक ये क्या चीज है? जब आपतन कोण हवा में हो या निर्वात में हो, अर्थात आपतित किरण हवा में हो या निर्वात में हो, तो दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसलिए कि जहां से प्रकाश किरण आई है वहां कोई माध्यम ही नहीं है, तो उस माध्यम का नाम हम क्या लें? तो वो पहला माध्यम मान लिया जाता है निर्वात। और तब क्या, जब प्रथम माध्यम हवा, वायु या निर्वात हो। यदि प्रथम माध्यम
वायु या निर्वात होता है तब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। इसे केवल n से लिखते हैं। केवल n से अगर लिखा गया केवल n तो समझ जाओ निरपेक्ष अपवर्तनांक है। पहले माध्यम को हम निर्वात मान लेंगे, हवा मान लेंगे, अर्थात आपतन कोण हवा या निर्वात में है, अपवर्तन कोण दूसरे माध्यम में है। तो जैसे कह दिया गया कि अपवर्तनांक इतना है तो दूसरे माध्यम का तो नाम लेना पड़ेगा। भाई पहला माध्यम हवा निर्वात मान लेंगे, ठीक है, लेकिन दूसरे माध्यम का तो नाम लेने पड़ेगा जिसमें प्रकाश किरण जा रही है। जैसे कह दिया गया कांच का अपवर्तनांक, तो हम जानेंगे कि हवा से प्रकाश किरण कांच में आई है। जल का अपवर्तनांक तो हम कहेंगे हवा से निर्वात से प्रकाश किरण जल में आई है, बस तुरंत जान लेंगे। ठीक इस तरीके से ये अपवर्तन का नियम हुआ और स्नेल का नियम हो गया। कुल मिलाकर के स्नेल का नियम ही हमको बहुत ढंग से पढ़ना है, इसके एक एक चीज को पहचानना है, इसका प्रयोग कैसे आगे होना है ये करना है। तो ये अपवर्तन का नियम हुआ।